जहाँ से कल छूट गया था उसी के आगे बात करते थे। 23 नंबर का जो प्रश्न था उसमें देख लीजिए, 23 नंबर का सही ऑप्शन ए था, संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो यहाँ से ये ए सही होने वाला है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो 24 नंबर प्रश्न है और चारों ऑप्शन आपके समक्ष में हैं। देखिए आप अंदाज़ा लगाइए और मैं सीधे ऑप्शन पे बात करूँगा। तो इसमें जो है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र जो है वो दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों का प्रतिबिंब किया जाता है उसके माध्यम से। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। तो ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है, तो नीचे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र है या मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र है। बहुत आसान प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपने पहचान लिया होगा। तो मनोसंचालित जो ज्ञान क्षेत्र है वो शारीरिक कौशल से संबंधित होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 26 का ए सही होगा। और आप देख लीजिए, किसी विशेष विषय का वर्णन करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। अभी ये बात आई थी, मनोसंचालित शारीरिक कौशल से संबंधित होता है, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। चारों ऑप्शन है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, प्रयोग करना, दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना या एक कहानी का वर्णन करना। चारों ऑप्शन आपके समक्ष में है। तो इसका आंसर सही होगा प्रयोग करना, शारीरिक उसमें कष्ट होता है। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की पहचान आपको करना है। तो देख लीजिए, इसमें चारों ऑप्शन आपके समक्ष में हैं। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। इसके बाद में शिक्षा और शिक्षण में अंतर है। शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है। तो देखिए, ये तो सारी बातें उपयुक्त सभी सही हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा अगर उपयुक्त सभी सही हैं तो फिर इसका ये आंसर भी तो गलत है। शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है। भाई, शिक्षा अलग चीज़ है और शिक्षण अलग चीज़ है। शिक्षक की इच्छा होती है तो वो शिक्षा देगा, और जो शिक्षा है वो एक मतलब जो स्थायी भाव है। तो यही ऑप्शन गलत है। और इस हिसाब से जैसे इन्होंने ऑप्शन दिया है तो ये डी वाला भी गलत होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आपका ऑप्शन वो सही होगा। उपयुक्त सभी सही नहीं है, ये भी बात तो सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। तो विशेषज्ञता को कौन सा दर्शाता है, चारों ऑप्शन आपके समक्ष में हैं। तो इसमें जो है अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल और निर्णय लेने का कौशल, उपयुक्त सभी सही होंगे इसमें। भाई, ये सभी दर्शाते हैं विशेषज्ञता को। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। तो सबसे अधिक अनुपयुक्त कौन सा दृष्टिकोण है। जो एक कठोर अनुशासक है, जो एक अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है, जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो 30 का ऑप्शन आपका सही होने वाला है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है और इसमें कूट देकर पूछा गया है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं। तो ये अध्यापन के सिद्धांतों को पहचाना है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ये देख लीजिए पहला वाला ऑप्शन। और दूसरा देखिए कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, बिल्कुल मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके बाद में प्रकृति का पालन करना। तो ये चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उपयुक्त में से कौन से कूट में सही होने वाला ऑप्शन है। तो इसमें होगा डी, ये सभी सही हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण यानी एनालिसिस के अर्थ को दर्शाता है। तो विश्लेषण जो एनालिसिस किया जाता है वो कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो उसको दर्शाता है।
तो संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संगठक भागों का संयोजन करना, दोनों सही हो सकते हैं। इस तरह से आपको पहचानना है। तो ऑप्शन उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा ए, संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। एनालिसिस का तो मतलब ही संगठनों भागों को संयोजन करना। तो कैसे हो सकता है भाई? दूसरे के जो समस्याएं हो सकती हैं वो दूसरे में सफलताएं हो सकती हैं। एक चीज़ की जो समस्याएं हैं वो दूसरे की सफलताएं हो सकती हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर इसमें सही होगा 33 का। आप अंदाज़ा लगाइए, शिक्षण सिद्धांत। ये ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? यानी ऐसा कौन सा विकल्प आपको प्रयोग करना चाहिए जिसमें कक्षा में छात्र बहुत ही कम आ रहे हैं, संख्या कम है, तो उनको लिए क्या किया जाए जिससे अधिक संख्या और रुचिकर बनाया जा सके? देख लीजिए, अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, बिल्कुल सही। छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, ये बात भी सही। लेकिन अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं का ध्यान में रखकर बनाना, ये भी सही। और इस तरह से उपयुक्त सही हैं। लेकिन एक बात बता दें कि ये सारी समस्याएं जब ही आप सही कर सकता है अध्यापक, जब अध्यापक स्वतंत्र हो। लेकिन उसके ऊपर कोई अगर बैठा हुआ घुड़पेश कर रहा है तो वो ज़िंदगी में यह समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? तो एकल कारक कौन सा होगा शिक्षण व्यवसाय के लिए? इसमें ऑप्शन आपका पहचान लीजिए चारों। इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है, क्योंकि शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ, टाइम ज़्यादा ना लगे, रिवीजन के तौर पे ये वीडियो मैं आपके बीच में रखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? तो प्रभावी शिक्षण के संबंध में कौन सा सही संदर्भ में सही है प्रभावी शिक्षण के लिए? देख लीजिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्पक्षता और शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो 36 जो है प्रश्न का ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, ये शिक्षण को प्रभावी माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ दार्शनिक दिए गए हैं, दूसरी तरफ दर्शन दिया गया है। तो टैगोर जो हैं उनका दर्शन आपको देख लीजिए, और विवेकानंद का दर्शन, और इस तरह से अगला देखिए, इसमें महात्मा गांधी का भी देख लीजिए दर्शन, और गौतम बुद्ध का। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 37 का सही होगा सी। अब देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे आपको दिया गया था उसका थर्ड सही होगा। अब फर्स्ट पे किसको दिया गया था, अभी आपने देखा होगा। सबसे पहले टैगोर जो हैं उनका विचार है, बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये मानना है टैगोर का। इसके बाद में गांधी जी जो हैं, गांधी जी का मानना, इसमें ऑप्शन पहले सी देख लीजिए, गांधी जी का मानना क्या है? गांधी जी का जो है समव्यंजना को वो अधिक मानते थे। और गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध जो है बोलो कर्म को और बालक की निष्कर्षता को स्वीकार करते थे। बहरहाल ये देख लीजिएगा, अपना टाइम बहुत लगेगा इसमें। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, यह किसने कहा शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह किसने कहा शिक्षा मानव निर्माण है, जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो
तो ये बात किसने कही है? ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। ये बात आपको याद रखना होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो कौन सी ऐसी गतिविधियां जो शिक्षण के प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आनी चाहिए? तो इस तरह ऑप्शन आपका विवेकानंद वाला सही होगा। अगला प्रश्न भी देख लीजिए। अगला प्रश्न 39 नंबर है, गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। ये बात मैं कर रहा था। तो इसमें 39 का जो है ऑप्शन डी सही होगा। उद्देश्यों का निरूपण जो है, और ये सारे ऑप्शन जो सही हैं वो शिक्षण प्रक्रिया के लिए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है? तो प्रभावी शिक्षण के लिए आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपका सी ही सही होने वाला है। सिर्फ सी ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि सी के अलावा इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो नहीं प्रभावित कर सकते हैं शिक्षण के कार्य को। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है? तो शिक्षण का सबसे सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सही होगा, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। यह ऑप्शन बिल्कुल पहला वाला ही सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक हैं? तो शिक्षण की दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक कारक कौन से हैं? तो इसमें आपको पहचानना है। उम्मीद करता हूँ बहुत सरल है ये प्रश्न। उपर्युक्त जो सभी हैं, ये सभी जो हैं वो आवश्यक हैं। ये मूल जो हैं आवश्यक हैं शिक्षण की दक्षता के लिए। शिक्षण कौशल में निपुण भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ में शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में निपुण होना चाहिए। शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में निपुण होना चाहिए। कुल मिलाकर ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष सही होने वाला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं होने की पहचान करना है। आपका इसमें ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए पहले। इसमें सही होगा, अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। बिल्कुल ये ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ, यही सही होगा, बाकी तो सभी मतलब जो है वो सत्य ही है। इसके बाद में एक सफल शिक्षक वही होता है, 44 नंबर प्रश्न है, एक सफल शिक्षक की पहचान करना है, वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। बिल्कुल, अगले विषय को अगर अच्छी तरह से जानता है तो वो सबसे अच्छा अपने शिक्षण कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए? तो कौन सा उपाय करके अब एक शिक्षक अपनी आय को बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है? तो आपका ऑप्शन सही होगा डी 44, पुस्तकें लिखना। बाकी देख लिए, अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना, शिक्षण संस्थानों में अधिक परिश्रम वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जोड़ना। तो ये सारे कार्य ऐसे हैं जिनसे आय बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अपना जो मूलभूत शिक्षण कार्य है उसको भी नष्ट करना पड़ जाएगा। लिहाजा पुस्तकें लिखना सही होगा। 46 नंबर प्रश्न है, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल जो हैं आप, तो शिक्षकों को जो है अपने सहयोगी शिक्षक जो हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा कार्य करेंगे? तो 46 नंबर का आपको पहचानना है, 46 का होगा डी सही। यानी ये सभी कार्य, भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्चार्य के पाठ्यक्रम में भाग लेना और दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। अगला प्रश्न है,
छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 47 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में से सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, इस तरह से ये ऑप्शन सी सही होगा। 48 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह, तो प्रभावी संप्रेषक के रूप में शिक्षक कब अपने आप को स्थापित कर सकता है? यदि वह जो है क्या करे ऐसा कार्य, तो उसे जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझाने में सहायता करता है, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए इतने प्रभावी नहीं हैं। नेट का पेपर क्या होता है, उसमें जो सवाल रखे जाते हैं, प्रश्न रखे जाते हैं, उनमें सारे ऑप्शन लगभग ठीक होते हैं। उनमें से सबसे जो मूल ऑप्शन आंसर सही होता है उसकी खोज करना है आपको। 2 प्रश्न और रह गए हैं और इस तरह से अपनी वीडियो पूरी हो जाएगी। 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। कल मैंने 23 क्वेश्चनों पे बात की थी, आज 27 क्वेश्चनों पे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य है, शिक्षण का तात्पर्य क्या है? देख लीजिए, पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं को आयोजन करना, या छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करें और उत्तीर्ण होने में सहायता करना। इसके बाद में आखिरी ऑप्शन है डी वाला है, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। तो इसमें ऑप्शन डी ही सही होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। तो एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी कैसे बना सकता है? आपका ऑप्शन सही होने वाला है। इसमें देख लीजिए, विषयों को विशेषज्ञ हो तब बना सकता है, विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभव हो, इसके बाद में शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करें। तो सही ऑप्शन होगा, शिक्षार्थी जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखकर वो उनको आगे के जानकारी देना शुरू करे, शिक्षण कार्य में उनको समझाना शुरू करे। इस तरह से मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आपका कोई मशवरा है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद।